जय हिंद फ्रेंड्स। मैं ब्रिजेश पांडे स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल बीडी डिजिटल स्टडी पर। तो आइए चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे अशोका के बारे में। दैट वाज अ ग्रेट किंग ऑन द इन द हिस्ट्री। तो कहानी की शुरुआत रोशन नाम की एक लड़की से होती है। तो चूँकि रोशन का बर्थडे था, तो उसके ग्रैंडफ़ादर ने उसको एक बहुत ही क्रिस्प नोट, मतलब नई-नई कड़ी नोट दी थी। और उसने क्या किया, उस नोट को अपने हाथों में बड़े ज़ोर से पकड़ा हुआ था, क्लच्ड किया हुआ था। और साथ ही उसको सीडी भी लेना था, एक नई सीडी भी लेनी थी। लेकिन चूँकि उसके हाथ में नई-नई नोट नोट थी, तो उसको उस नई नोट को फ़ील करना बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। ठीक है? होता है ना, जब नई नोट मिलती है तो अपने हाथ में जब हम नई नोट पाते हैं तो बड़ा अच्छा महसूस होता है। कड़ी-कड़ी नोट होती है, क्रिस्प होती है, तो ठीक वैसा ही हाल उसका था। तो इट वाज़ देन शी नोटिस्ड दैट ऑल ऑफ देम हैड अ स्माइलिंग फेस ऑफ गांधी जी प्रिंटेड ऑन द राइट। अब उसमें वो देखती है कि इसमें तो राइट साइड में एक गांधी जी की फिगर बनी हुई है जो कि बड़े ही स्माइल कर रहे हैं, एंड अ टीनी सेट ऑफ लायंस ऑन द लेफ्ट। और लेफ्ट साइड में जो है एक लॉयन का सेट बना हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये सिंबल बना होता है नोटों में। तो अभी इसके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि व्हाट वर द लायंस देयर फॉर, सी वंडर्ड। तो उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये जो लायंस बने हुए हैं वो क्यों बने हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, हम लोग के भी दिमाग में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं कि भाई ये जो लायन बने हुए हैं ये कहाँ से आए हैं। तो भाई इसकी जो है अपनी एक स्टोरी है, इसका एक अपना इतिहास है, और कहाँ से ये सिंबल आया, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। The land that we see on our notes and coins have a long history। ठीक है, जो हम देखते हैं लॉयंस को अपने नोटों पर, इसका बड़ा लंबा इतिहास है, बहुत पुराना इतिहास है। क्या इतिहास है इसका कि देखिए होता क्या है। दे वेयर कार्व्ड इन स्टोन एंड प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ मैसिव स्टोन पिलर एट सारनाथ। हमने पिछले चैप्टर में सारनाथ के बारे में पढ़ा था। सारनाथ कहाँ पर है? वाराणसी में। तो हमने पढ़ा था कि तो वहीं सारनाथ पर कुछ पिलर्स पाए गए हैं जो कि एक ग्रेट किंग अशोक के द्वारा बनवाए गए थे। और उसी पिलर पर ये जो लॉयन है उसके टॉप साइड में ये बना हुआ है। ठीक है, तो अशोका वाज वन of the greatest ruler known to history। On his instruction, inscriptions were inscribed on pillars as well as on rock surface। तो देखिए होता क्या था कि एक बहुत ही ग्रेट किंग हुआ करता था जिसका नाम था अशोका। तो अशोका क्या करता था कि अपने लोगों को जब कोई उसको आदेश देना होता है या फिर कोई चीज़ लोगों को सिखानी होती है, उसको कुछ परमिशन देना होता है, कुछ नियम कानून बनाने होते हैं, तो उन नियम कानून को वो बड़े-बड़े पिलर्स पर और बड़े-बड़े पत्थरों पर उसको राइट करवाता था। ठीक है? और उसके बाद बड़े-बड़े पिलर्स बनवाता था वो। ठीक है? और उस पिलर्स पर इस तरह की कुछ आकृतियों को बनवाता था। ठीक है? तो बिफोर वी फाइंड आउट व्हाट वाज रिटन इन दिस इंस्क्रिप्शन, लेट अस सी व्हाई हिज किंगडम वाज कॉल्ड एन एम्पायर। तो अब उन इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ने से पहले चलो हम लोग ये चीज़ जान लेते हैं कि वाई हिज किंगडम, उसका जो किंगडम था उसको एम्पायर क्यों बोला जाता था। ठीक है, देखो हमने क्या था कि जब हम लोग पहले पढ़े थे तो उसमें हम लोग किंगडम्स पढ़ रहे थे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे अशोका के बारे में कहा जा रहा है कि उसका पूरा का पूरा एम्पायर था। तो अब ये एम्पायर और किंगडम में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वॉज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर। तो जिस
एम्पायर पे अशोका ने शासन किया वो उसके ग्रैंडफादर के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और उन्होंने इसको इस्टेब्लिश कब किया था? मोर देन 2000 ईयर्स एगो, लगभग 2300 साल पहले। और हमने पढ़ा था कि 2500 साल पहले महाजनपदों का डेवलपमेंट शुरू हो गया था। ठीक है, तो उसी टाइम पीरियड में लगभग 2300 के आसपास, उस टाइम पे आपकी जब महात्मा बुद्ध का पीरियड भी था, तो उसी समय पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपना पूरा का पूरा एम्पायर इस्टेब्लिश किया हुआ था। तो चंद्रगुप्त वॉज सपोर्टेड बाई अ वाइज मैन नेम्ड चाणक्य और कौटिल्य। सॉरी, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको गलत बता दिया कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे महात्मा बुद्ध थे, तो उसमें ऐसा नहीं कि जिस टाइम पे महात्मा बुद्ध थे उसी टाइम पे चंद्रगुप्त भी था। थोड़ा सा वहाँ पे अंतर था। जैसे हम कह सकते हैं कि उन्हीं के मतलब अराउंड 2500 ईयर्स के आसपास आपके आते हैं महात्मा बुद्ध। और बौद्धिज़्म और जैनिज़्म जो रिलीजन होता है उस टाइम पे आपका इस्टेब्लिश हो गया था। ठीक है, तो उसके कुछ समय बाद ही, ठीक है, मतलब 100 साल बाद ये कह सकते हो आप, लगभग चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना एक विशाल एम्पायर इस्टेब्लिश किया। और उस एम्पायर को इस्टेब्लिश करने में सबसे बड़ा योगदान था चाणक्य का, जिसको हम लोग कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। ये कौन थे? ये जो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो मेनी ऑफ चाणक्याज आइडियाज वर रिटन डाउन इन बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र। और चाणक्याज के जो आइडियाज़ हैं, जो उनके विचार हैं, वो हमको अर्थशास्त्र नाम की एक बुक है उसमें मिल जाते हैं। डायनेस्टी। तो डायनेस्टी क्या होता है कि जब एक ही परिवार के जो मेंबर्स होते हैं वो एक के बाद एक रूल करते हैं, शासन करते हैं, तो उसको हम लोग डायनेस्टी बोलते हैं। तो द मौर्यंस वर अ डायनेस्टी। तो मौर्याज क्या है? मौर्याज एक डायनेस्टी है जिसमें एक ही परिवार के लोग एक के बाद एक कई वर्षों तक शासन करते हैं। जैसे पहले आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसका लड़का आता है बिंदुसारा, और फिर उसके बाद बिंदुसारा के बाद आते हैं अशोका। ठीक, तो देयर वर सेवरल सिटीज़ इन द एम्पायर मार्क्ड विथ ब्लैक डॉट्स ऑन अ मैप। अभी आप एक मैप को यहाँ पे देखोगे, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे शहर हैं जिनको ब्लैक डॉट से जो है डिनोट किया गया है। जैसे ये आपका पाटलिपुत्र है, ये आपका उज्जैन है, ये आपका तक्षशिला है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं उस टाइम पीरियड के। ठीक है, तो दीज इंक्लूडेड द कैपिटल पाटलिपुत्र, जिसमें एक शहर ऐसा है जो कि कैपिटल है, पाटलिपुत्र है, तक्षशिला एंड उज्जैन। तो जिसमें क्या है, जिसमें ये जो आपके तक्षशिला, उज्जैन और पाटलिपुत्र हैं, ये कैपिटल सिटीज़ हैं। कैपिटल सिटीज़ मतलब राजधानी होती है जहाँ पे राजा जो है रहते हैं, जहाँ पे राजा का पैलेस होता है। तक्षशिला वॉज अ गेटवे ऑफ द नॉर्थ वेस्ट। तक्षशिला को नॉर्थ वेस्ट का गेटवे माना जाता था। गेटवे क्यों माना जाता था? क्योंकि जब भी कोई ट्रेडर्स, कोई व्यापारी आते थे तो वो तक्षशिला से ही होकर के आते थे। और ये जो तक्षशिला था ये इस एरिया में बॉर्डर का काम करता था। including Central Asia, while Ujjain lay on the route from north to साउथ इंडिया। और जो उज्जैन था वो नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में था। ठीक है, मतलब ये जो है आपका बॉर्डर था नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में। मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट्स पर्सनस प्रोबेबली लिव्ड इन दीज सिटीज़। और इन शहरों में अक्सर करके जो व्यापारी होते थे, जो ऑफिशियल्स होते थे, ठीक है,
और जो क्राफ्ट्स पर्सन होते थे वो यहाँ पर अक्सर रहा करते थे इन शहरों में। इन अदर एरियाज़ देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स। और बाकी एरियाज़ में क्या थे, छोटे छोटे विलेजेस भी थे। तो जैसे आज के डेट में आपके शहर और गांव दोनों बसे हुए हैं, उसी तरह से उस टाइम पीरियड में भी फार्मर्स हुआ करते थे, हर्डर्स हुआ करते थे, है ना। विलेज भी हुआ करते थे और सिटीज़ वगैरह भी हुआ करते थे। और विलेजेस में कौन रहता था, फार्मर्स रहते थे और हर्डर्स रहते थे। तो इन सम एरिया सच एज सेंट्रल इंडिया, तो कुछ एरिया जैसे कि जो सेंट्रल इंडिया वगैरह हो गया आपका, तो देयर वेयर फॉरेस्ट वेयर पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड। तो आप आपकी जो कुछ सेंट्रल एरिया वगैरह हो गए, जैसे कुछ जगह ऐसे हो गए कुछ इंडिया में, वहाँ पे आपके जो है फॉरेस्ट वगैरह ज़्यादा था। तो वहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह में से कुछ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को गैदरिंग किया करते थे कुछ लोग जो है एक जानवरों का शिकार करते थे, और वो राजा को भी उसमें से कुछ ना कुछ गिफ्ट के तौर पे देते थे। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब इस पूरे एम्पायर में क्या था कि ये पूरा का पूरा आपका जो एम्पायर है, इसमें काफ़ी बड़ा एम्पायर था, तो इसमें अलग अलग रीजन्स थे। तो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरह की लैंग्वेज भी बोली जाती थी। जैसे साउथ इंडिया में आज उस टाइम पीरियड पे भी द्रविडियन बोलने वाले ज़्यादा थे। They probably ate different kinds of food एंड wrote different kinds of clothes as well। और यहाँ तक कि वो अलग अलग उनका फूड भी अलग था, ठीक है, और वो अलग अलग प्रकार के कपड़े भी पहनते थे। तो ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक ही एम्पायर में अलग अलग रीजन्स थे, और अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरह के लैंग्वेज बोली जाती थी, अलग अलग तरह के कपड़े भी पहनते थे लोग, ठीक है, और अलग अलग तरह के भोजन भी किया करते थे। तो हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम। अब हम जानेंगे कि एम्पायर और किंगडम ये दोनों अलग अलग कैसे होते हैं। देखिए क्या होता है कि जो एम्परर होता है उसको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है देन किंग्स। राजा से भी ज़्यादा जो है उसको रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो एम्पायर्स आर लार्जर देन किंगडम्स। अब जो एम्पायर्स होते हैं वो किंगडम से बड़े एरिया में होते हैं। किंगडम एक बड़े एम्पायर में आप कह सकते हो, एक एम्पायर में कई सारे छोटे छोटे किंगडम्स इंक्लूड हो जाते हैं। तो सो ऑल्सो दे नीड अ लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्ट टैक्सेस। और एक एम्पायर में ज़्यादा नंबर में ऑफिशियल्स की ज़रूरत पड़ती है, अधिकारियों की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो टैक्स वगैरह को कलेक्ट कर सकें और पूरे जो है शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो इस तरह से हमने समझा कि एम्पायर और किंगडम में क्या अंतर है। किंगडम क्या होता है, एक छोटा सा राज्य होता है, और जो एम्पायर होता है उसमें बहुत सारे किंगडम्स को मिला के बनता है, आप ये कह सकते हो। रूलिंग द एम्पायर। As the empire was so large, different parts were ruled differently. The area around Patliputra was under the direct control of the emperor। तो देखिए क्या होता है कि अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो एम्पायर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, और उसमें बहुत सारे अलग अलग पार्ट होते हैं। तो अलग अलग पार्ट्स में क्या होता है, अलग अलग व्यक्ति जा कर के वहाँ पे शासन करता है, और वो व्यक्ति जो है राजा के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। लेकिन जो पाटलिपुत्र का जो एरिया था वो डायरेक्ट एम्परर के कंट्रोल में आता था। अब इतना बड़ा एम्पायर है तो राजा, वो जो एम्परर है वो हर जगह तो जा कर के रूल करेगा नहीं, ठीक है। तो वो क्या करता था, अब सपोज़ दैट ये उसका बड़ा एम्पायर है और इसमें ये छोटे छोटे आपके अलग अलग पार्ट हो गए, अलग अलग रीजन्स हो गए। अब ये मान लेते हैं कि ये जो है आपका पाटलिपुत्र है, तो राजा का डायरेक्ट कंट्रोल यहाँ पे होगा। तो बाकी जगह पे क्या करेगा, वो अपने छोटे छोटे अपने जो है किसी खास आदमी को वहाँ पे अपॉइंट कर देगा, और ये जो व्यक्ति है वो इसी के अकॉर्डिंग, राजा के ही अकॉर्डिंग
इम्परर के अकॉर्डिंग ही काम करेगा, जैसा इम्परर कहेगा वैसा ही शासन वो वहाँ पे करेगा। तो फिर इसमें क्या होता था, दिस मीन्ट दैट ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट्स पर्सन एंड ट्रेडर्स हु लिव्ड इन विलेजेस एंड टाउन्स इन द एरिया। अब ये जो व्यक्ति, जो ऑफिशियल्स जिसको राजा अपॉइंट करता था एम्परर, वो वहाँ पर जा कर के टैक्स वगैरह वसूलते थे, फार्मर से, हर्डर से, क्राफ्ट्स पर्सन से, ट्रेडर से। ठीक है, गांव में भी जो है टैक्स वसूले जाते थे और शहरों में भी। Officials also punished those who disobey the रूलर्स ऑर्डर। और ये जो ऑफिसर्स होते थे, ये जो है पनिशमेंट भी देते थे उन व्यक्तियों की जो उनकी आज्ञा को नहीं मानते थे, जो एम्परर की आज्ञा को नहीं मानते थे। और बहुत सारे जो इसमें ऑफिशियल्स थे, इनको उनकी सैलरी भी फिक्स थी कि उनको पर मंथ उतनी सैलरी दी जाती थी। और बहुत से ऐसे थे जिनको सैलरी नहीं, कुछ जगह वगैरह ज़मीन दे दी गई और वहाँ पे वो अपना खेती बाड़ी भी करते थे। तो इस तरह से दोनों चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल थी। मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो एंड स्पाइसेस केप्ट अ वॉच ऑन द ऑफिशियल्स। अब इन ऑफिशियल्स को इम्परर अपने कंट्रोल में करने के लिए क्या करता था, स्पाइसेस मतलब जासूस लगाए रखे थे उसने। और ये जो जासूस थे, ये जो आपके ऑफिशियल्स थे, वो किस तरह से टैक्स वसूल कर रहे हैं, कोई धांधली तो नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, किसी तरह का वहाँ पे करप्शन तो नहीं हो रहा है, इन सभी चीज़ों को देखते रहते थे और आकर के एम्परर को उसकी जानकारी देते थे। और यही जो स्पाइसेस थे, ये मैसेंजर का भी काम किया करते थे। ठीक है, तो संदेशवाहक, मैसेज देने वाले भी व्यक्ति थे और जासूस व्यक्ति भी दोनों थे। And of course, the emperor supervised them all with the help of members of the royal family and senior ministers. और ये सभी काम जो था, ये emperor supervised them all with the help of members। अब इन सभी कामों को करने के लिए उस रॉयल फैमिली, मतलब जो राज दरबार के जो खास व्यक्ति हैं, जैसे उसके लड़के हो गए, ठीक है, उसके भाई के लड़के हो गए, तो ऐसे व्यक्तियों को वो जो है, ऐसे व्यक्तियों को क्या करता था, उन जगहों पे अपॉइंट करता था। और यही वो व्यक्ति थे जो इन ऑफिशियल्स को अपने कंट्रोल में लेते थे, कंट्रोल करते थे। देयर वेर अदर एरियाज ऑफ प्रोविंसेस। Each of these was ruled from provincial capital such as तक्षशिला और उज्जैन। अब देखिए, कुछ एरिया ऐसे थे जहाँ पे कुछ प्रोविंशियल कैपिटल भी बने हुए थे। प्रोविंशियल, प्रोविंस का मतलब समझ रहे हो, पहले पूरे जो पहले के समय में जो पूरा एम्पायर था, आज की डेट में जो हम स्टेट बोलते हैं, उस टाइम पे प्रोविंशियल बोले जाते थे, प्रोविंसेस। ठीक, तो जैसे आज की डेट में स्टेट की कैपिटल होती है और कंट्री की भी कैपिटल होती है, तो उस टाइम पे भी प्रोविंसेस के भी अपने कैपिटल हुआ करते थे। जैसे अभी हमने पढ़ा तक्षशिला और उज्जैन, ये क्या थे, ये प्रोविंशियल कैपिटल थे। ठीक है, मतलब आप स्टेट कैपिटल के अकॉर्डिंग आप उसको मान सकते हो। ऑल्दो देयर वॉज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र एंड रॉयल प्रिंसेस वर ऑफ्टन सेंट टू गवर्नर, लोकल कस्टम्स एंड रूल्स वर प्रोबेबली फॉलोड। तो वहाँ पे ऐसी जगहों पे क्या होता था कि जो राजा होता था अपने पुत्रों को, राजकुमारों को भेजता था वहाँ पर, ताकि वो जाके वहाँ के जो सिस्टम है उसको गवर्न करें। ठीक है, वहाँ पे रूल्स वगैरह को जो है लागू करें। और ये सब काम वो किसके अंडर में करेंगे, इम्परर के अंडर में करेंगे। जैसा इम्परर उसको बोलेगा वैसा ही वो रूल वहाँ पे करेंगे, वैसा ही नियम कानून चलाएंगे। अगर वो राजा के खिलाफ जाते हैं, इम्परर के अगेंस्ट जाते हैं, तो फिर उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा। Besides, there were vast areas between these centers. Here the Mauryas
tried to control roads and rivers which were important for transport and to collect whatever resources were available as tax and tribute. इनके अलावा जो है उस पूरे एम्पायर में जो है चूँकि पूरा एम्पायर में कुछ और भी इम्पोर्टेंट एरियाज़ थे। जैसे उस रीजन में इतना बड़ा एम्पायर है तो वहाँ पे नदियाँ भी होंगी, ठीक है? वहाँ पे रोड्स भी होंगे। तो ये जो एम्परर होता था ये क्या करता था, उन जो रिवर्स थी और जो रोड थे उन पर इसका पूरा कंट्रोल होता था, ठीक है? तो ये क्या करता था कि ये पूरे ट्रांसपोर्ट को अपने कंट्रोल में ले लेता था क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट होता है वो तो रोड से ही होता है, वो तो वाटर के माध्यम से ही होता है, ठीक है? एयरवेज़ का तो उस समय पे एयर ट्रांसपोर्ट चलता नहीं था। 2 ही ट्रांसपोर्ट थे, वाटर ट्रांसपोर्ट और लैंड ट्रांसपोर्ट। तो अब चूँकि वो पूरा एरिया के उसके अंडर में था तो वो राजा क्या करता था, पूरे ट्रांसपोर्ट को अपने कंट्रोल में लेता था, ठीक है? और उस पूरे ट्रांसपोर्ट से वो क्या करता था, टैक्स वगैरह वसूला करता था, ठीक है? जितना भी ट्रांसपोर्ट होता तो उसका जो कुछ हिस्सा था वो टैक्स के रूप में एम्परर के पास आता था। द अर्थशास्त्र टेल्स अस दैट द नॉर्थ वेस्ट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स एंड साउथ इंडिया फॉर इट्स गोल्ड एंड प्रीसियस स्टोन्स। यहाँ पर अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य हैं वो हमें बताते हैं कि जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया था वो ब्लैंकेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि वहाँ पे जो है अच्छी किस्म की रजाई गद्दे, है ना, सॉल्ट्स, ये सब ऊनी कपड़े जो है बनाए जाते थे। और जो आपका साउथ इंडिया था वो अपने गोल्ड और प्रीसियस स्टोन्स के लिए काफ़ी फेमस था। वहाँ पे अच्छे प्रकार के जो है वैल्यूएबल गोल्ड एंड स्टोन्स, ये सब चीज़ें वहाँ पे मिलती थी। It is possible that these resources were collected as tribute और संभवतः ये सभी रिसोर्सेज वहाँ पे कलेक्ट किए जाते थे, ठीक है? और उसमें जो है वो राजा के एम्परर को दिए जाते थे। ट्रिब्यूट, अनलाइक टैक्सेस which were collected on a regular basis, tribute was collected as and when it was possible from people who gave a variety of things more or less willingly। तो ट्रिब्यूट क्या होता है? देखो, ट्रिब्यूट एक होता है ट्रिब्यूट और एक होता है टैक्सेस। जो टैक्स होता है वो आपका रेगुलर बेसिस पे एम्परर लगाता था और ट्रिब्यूट क्या होता है? ट्रिब्यूट वो होता है जो हम अपनी इच्छा से अपने राजा को देते हैं, उसको हम लोग ट्रिब्यूट बोलते हैं, ठीक? तो ट्रिब्यूट क्या होता था, जो जब कभी जनता अपनी इच्छा से राजा को कुछ गिफ्ट वगैरह, कुछ उपहार वगैरह लेकर के आती थी तो उसको ट्रिब्यूट बोला जाता था, ठीक है? देयर वेयर ऑल्सो द फॉरेस्ट रीजन्स, वहाँ पे फॉरेस्ट रीजन भी थे। अब इतना बड़ा एम्पायर है तो फॉरेस्ट रीजन भी होगा। तो पीपल लिविंग इन दीज एरियाज वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट बट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट्स, टिम्बर, हनी एंड वैक्स टू द मॉडर्न ऑफिशियल्स। तो इस फॉरेस्ट एरिया में जो लोग रहते थे वो भी जो है राजा को बहुत सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जैसे टिम्बर मतलब लकड़ी हो गई, शहद हो गया, मोम हो गया, है ना, हाथी घोड़े हो गए, ये सब जो है एम्परर को दिया करते थे। द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी, अब हम बात करेंगे एम्परर के बारे में और उसके कैपिटल सिटी के बारे में। तो क्या होता था? मेगास्थनीज वॉज एन एम्बेसडर who was sent to the court of Chandragupta by the Greek ruler of the West Asia named Seleucus Nicator। ठीक, तो एक ग्रीक रूलर था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। इस सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक एम्बेसडर मतलब राजदूत, उसने अपना एक राजदूत जो है जिसका नाम था मेगास्थनीज, उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो मेगास्थनीज रोट एन अकाउंट अबाउट व्हाट ही सा। तो मेगास्थनीज जो है जब वहाँ पे जाता है राज दरबार में तो वहाँ पे जो जो चीज़ें वो देखता है उसके बारे में एक अकाउंट लिखता है।
काउंट मतलब वो चीज़ें होती हैं जब हम कहीं घूमने जाते हैं और कुछ चीज़ें देखते हैं तो उसको हमने लिख लिया, तो दैट इज़ कॉल्ड द अकाउंट। तो हियर इज़ अ पार्ट ऑफ हिज डिस्क्रिप्शन, और उसके द्वारा लिखे गए जो चीज़ें थी उसका एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर दिया जा रहा है। तो मेगास्थनीज लिखता है कि द ओकेजन ऑन विच द एम्परर अपीयर्स इन पब्लिक एरिया आर सेलिब्रेटेड विद ग्रैंड रॉयल प्रोसेशंस। लिखता है कि जब कुछ खास अवसरों पर जो एम्परर होता था वो जब पब्लिक से मिलने के लिए जाता था, ठीक है, तो उस टाइम पे प्रोसेशंस निकलते थे, राजा के साथ जुलूस निकाला जाता था। ही इज़ कैरिड इन अ गोल्डन प्लैंकिन, और उसको जो है सोने के द्वारा जो हाथियों के ऊपर जो पालकी होती है, ठीक है, सोने की जो पालकी होती है उसमें वो राजा बैठता था। हिज गार्ड्स राइड एलिफेंट डेकोरेटेड विथ गोल्ड एंड सिल्वर, और उसके जो सुरक्षाकर्मी थे वो हाथियों पर बैठते थे, और साथ में वो हाथियों को गोल्ड से और सिल्वर से डेकोरेट किया गया होता था। कुछ गार्ड्स जो है पेड़ अपने साथ एक जो है पेड़ भी कैरी किया करते थे, और जिस पे बहुत सारे बर्ड्स इंक्लूडिंग अ फ्लॉक ऑफ ट्रेंड पैरट, जिस पे ऐसे पैरट्स का झुंड था जो कि काफ़ी ट्रेंड थे। सर्कल अबाउट द हेड ऑफ द एम्परर, और वो जो पैरट थे वो एम्परर के हेड के ऊपर एक सर्कल में जो है उड़ते थे या बैठा करते थे। द किंग इज़ नॉर्मली सराउंडेड बाई आर्म्ड वोमेन, और राजा के चारों तरफ हथियार से मतलब तलवारें ली हुई और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित जो है महिलाएं उसके चारों तरफ खड़ी होती थीं। उन महिलाओं के बीच में वो होता था, क्योंकि वो डरता था, क्योंकि सम में ट्राई टू बी किल हिम, क्योंकि वो उसको डर था कि हो सकता है कहीं कोई उसको अटैक न कर दे। ही हैज़ स्पेशल सर्वेंट्स टू टेस्ट द फूड बिफोर ही ईट्स, और वो खाना जब खाता था उसके पहले उस खाने को टेस्ट करने के लिए कुछ स्पेशल जो है सर्वेंट्स उसके साथ नौकर जो है रहते थे। ही नेवर स्लीप्स इन द सेम बेडरूम फॉर 2 नाइट्स, वो किसी एक बेडरूम में 2 दिन से ज़्यादा नहीं सोया करता था। एंड अबाउट पाटलिपुत्र मॉडर्न पटना ही रोट, अब वो मॉडर्न जो आपका पटना है जिस जो कि पहले पाटलिपुत्र था उसके बारे में मैगसनीज बताता है कि दिस इज़ अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी, बहुत बड़ा और बहुत ही सुंदर जो है शहर था, जो कि एक बहुत ही विशाल दीवार से घिरा हुआ था, और उस दीवार उस बाउंड्री में जो है 570 टावर लगे हुए थे, और उसमें 64 गेट बने हुए थे। मतलब जो पूरा शहर था वो इतने बड़े दीवार से घिरा गया था, और उसमें जो है बीच बीच में करीब 570 टावर्स लगे थे, और साथ में 64 उसमें गेट लगे हुए थे। द हाउसेज ऑफ 2 and 3 stories आर बिल्ट ऑफ वुड एंड मड ब्रिक्स, और जो राजा का घर था वो उस समय पे 2 या 3 बिल्डिंग स्टोरी की बिल्डिंगें बनी हुई थी, ठीक है, और वो सभी बिल्डिंगें जो हैं लकड़ी की बनी हुई थी, और मड ब्रिक्स मतलब मिट्टी की जो ईंटें होती हैं उनसे बनी हुई थी। द किंग्स पैलेस इज़ ऑल्सो ऑफ वुड, किंग का जो राजा का भी जो महल था वो भी लकड़ियों से बना हुआ था, एंड डेकोरेटेड विद स्टोन कार्विंग, और फिर उसको स्टोन कार्विंग से डेकोरेट किया गया था। इट इज़ सराउंडेड It is surrounded with gardens and enclosures for keeping bird, और ये जो आपका उसका जो महल था वो चारों तरफ से गार्डन से बगीचों से घिरा हुआ था, जिसमें इनक्लोजर्स फॉर कीपिंग बर्ड, और उसमें जो है बर्ड्स को रहने के लिए, चिड़ियों को रहने के लिए भी बहुत सारे इनक्लोजर्स, छोटे छोटे घर मतलब उसमें बने हुए थे। मतलब वहाँ बहुत सारी बर्ड्स भी उस गार्डन्स में आया करती थी, रहा करती थी। अशोका अ यूनिक रूलर, अशोका जो था आपका एक यूनिक रूलर था, ठीक है। क्यों यूनिक रूलर था? क्योंकि द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वॉज अशोका। अशोका जो है एक बहुत ही फेमस मौर्यन रूलर था। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राई टू टेक हिज मैसेज
टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन। ये एक पहला जो है राजा था इस इतिहास में, पहला ऐसा राजा मिलता है जो अपने मैसेज को इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। Most of Ashoka's inscriptions were in Prakrit and were written in the Brahmin script। और अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस थे वो प्राकृत और ब्राह्मीण स्क्रिप्ट में पाए जाते हैं। तो यहाँ से दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो कौन से लैंग्वेज में मिलते हैं, तो वो मिलते हैं आपके प्राकृत और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। अशोकाज वॉर इन कलिंगा। अब हम बात करेंगे कि अशोका और कलिंगा के बीच में जो वार हुआ था उसके बारे में। तो कलिंगा का जो आपका लोकेशन है वो क्या है, इज़ द एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा। इसका जो पुराना नाम है वो है आपका सॉरी, जो कलिंगा जो है वो कोस्टल जो ओडिशा है ना उसका पुराना नाम है। ठीक है, सी मैप पेज मैप 5 पेज 63। तो यहाँ पे हम लोग मैप को एक बार देख लेते हैं। तो ये आपका देखिए उड़ीसा है, कलिंगा ये जो है आप देख रहे हो ये कलिंगा रीजन है, ये कोस्टल एरिया पे आपका पाया जाता है। देख रहे हो यहाँ पे ये क्या है, कोस्टल रीजन है। तो यहीं पे आपका उड़ीसा है जिसको आज की डेट में कोस्टल उड़ीसा कहते हैं, और पहले के टाइम पे इसको कलिंगा भी कहते थे। ठीक है, तो कलिंगा is the ancient name of Kosal Odisha। Ashoka fought a war to conquer कलिंगा। तो अशोका ने क्या किया, इस कलिंगा को जीतने के लिए एक बहुत ही बड़ा युद्ध उसने लड़ा। However, he was so horrified when he saw the violence। लेकिन जब युद्ध लड़ने के बाद वो इतना उस युद्ध में इतनी जो है डेड बॉडीज़ को, इतना ब्लड को देख करके वो काफ़ी डर गया। इतना ज़्यादा उस युद्ध में वायलेंस हुआ था, इतने ज़्यादा लोग मारे गए थे, करीब लाखों लोग उस टाइम पे मारे गए थे, और इस वजह से वो काफ़ी डर गया और उसने डिसाइड किया नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर्स, कि अब वो कोई और वॉर नहीं लड़ेगा। ही इज़ द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गिव अप कंक्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर। इतिहास में हमें यही एक ऐसा पहला राजा मिलता है जिसने किसी वॉर को, किसी युद्ध को जीतने के बाद ये डिसाइड करता है कि अब वो फ्यूचर में कोई और युद्ध जो है नहीं लड़ेगा। नाउ अशोकाज इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंगा वार। अब यहाँ पे आपको अशोका के द्वारा एक इंस्क्रिप्शंस मिल जाएगा। अशोका ने इस इंस्क्रिप्शंस को पत्थरों पर, कहीं बड़े बड़े पत्थरों पर खुदवाया था, तो उसमें से एक एग्जांपल यहाँ पे मिलता है। इसमें अशोका क्या कहता है, दिस इज़ वॉट अशोका डिक्लेयर इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन। इस एक इंस्क्रिप्शन में अशोका क्या कहता है, आइए उसको जानते हैं। वो कहता है कि 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कंकर्ड कलिंगा। मैंने कलिंगा को जीता जब मैं 8 साल बाद, जब मैं राजा बना उसके 8 साल बाद मैंने कलिंगा को जीता। इसमें लगभग 1 लाख लोग जो है कैप्चर किए गए, 1 से 1.5 लाख लोग उसमें कैप्चर किए गए, एंड मोर देन ए लाख ऑफ पीपल वर किल्ड। इसमें और 1 लाख से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए, और इस बात से मैं काफ़ी दुखी हूँ। Why? Whenever an independent land is conquered, lakhs of people die and many are taken prisoners. Brahmins and monks also die। अब इस बात से मैं दुखी हूँ, लेकिन अब मैं दुखी क्यों हूँ उसका रीज़न बता रहा है। क्योंकि जब कोई एक इंडिपेंडेंट लैंड को हम लोग जो है डिपेंडेंट बना देते हैं, मतलब जब किसी स्वतंत्र देश को हम लोग जीतते हैं तो उसमें लाखों लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे उसमें कैदी बना लिए जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ बहुत सारे जो ब्राह्मण और जो मॉन्क्स हैं
मतलब जो बुद्धिस्ट हैं, जो ब्राह्मण में जो साधु महात्मा लोग हैं वो भी मारे जाते हैं। तो पीपल हु आर काइंड टू देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, टू देयर स्लैब्स एंड सर्वेंट्स डाई और लॉस देयर लव्ड वंस। इसमें क्या होता है कि किसी के रिश्तेदार मर जाते हैं, किसी के जो है फ्रेंड्स, कोई अपने फ्रेंड्स को खो देता है, कोई अपने जो है दासों को खो जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग उसमें दास रखते थे। तो और कोई जो है उसको खो देता है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो इसलिए आई एम सैड, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। एंड हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धम्मा, और अब मैं धम्मा के बारे में सोच रहा हूँ, मतलब मैंने अब धम्म बनने का निर्णय ले लिया है, उसको फॉलो करने का निर्णय ले लिया है। एंड टीच अदर्स अबाउट इट एज वेल, और मैं इस धम्म को दूसरे लोगों को भी सिखाना चाहता हूँ। आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धम्मा इज़ मच बेटर देन कंक्यूरिंग देम थ्रू फोर्स। मुझे ऐसा विश्वास है कि लोगों को जीतने से अच्छा है कि उनको धम्म इज़ मच बेटर देन कंक्यूरिंग देम थ्रू द फोर्स। मुझे लगता है कि लोगों को ज़बरदस्ती जीतने से अच्छा है कि उनको धम्म के द्वारा जीता जाए, उनके दिलों में जगह बनाई जाए। आई एम inscribing this message for the future so that my son and grandson after me should not think about war। मैं इस मैसेज को इंस्क्राइब कर रहा हूँ, पत्थर पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मेरे बाद जो मेरे पुत्र और पुत्रियां हैं वो कभी भी वार के बारे में, युद्ध के बारे में न सोचें। इंस्टेड दे शुड ट्राई टू थिंक अबाउट हाउ टू स्प्रेड धम्मा, और वो ये सोचें कि धम्म को कैसे लोगों तक पहुंचाना है। धम्मा इज़ द प्राकृत वर्ड, धम्मा एक प्राकृत वर्ड है फॉर द संस्कृत टर्म धम्म, जो कि संस्कृत टर्म धम्म, ठीक है। तो धम्मा क्या है? धम्मा जो है प्राकृत वर्ड है, और संस्कृत में इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है धर्म से, ठीक है। तो जो हम जिस वर्ड को हम लोग हिंदी में या संस्कृत में धर्म बोलते हैं, तो इसी को हम लोग जो है बौद्धिस्ट लोग इसको धम्म बोलते हैं, ठीक। व्हाट वाज अशोकास धम्म। अब अशोका का जो धम्म है वो बेसिकली क्या था, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अशोकास धम्म डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस। जो अशोका का धम्म है उसमें गॉड की पूजा और सेक्रीफाइस, मतलब पशु जो बलि हैं उसमें बलि जो दी जाती है या जो यज्ञ वगैरह किए जाते हैं उसका इम्पोर्टेंस नहीं है। He felt that just as father tries to teach his children, he had a duty to instruct his subject। वो कहता है कि जिस तरह से एक पिता का धर्म होता है कि वो अपने बच्चों को सिखाए, उसी प्रकार से उसकी भी ड्यूटी है कि वो अपनी जो प्रजा है उसको इंस्ट्रक्ट करे, उसको अच्छी चीज़ें सिखाए। ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाई द टीचिंग ऑफ द बुद्धा, और वो बुद्धा के जो टीचिंग्स थे, बुद्धा के जो बताए गए रास्ते थे, जो सिद्धांत थे, उससे वो काफ़ी प्रभावित था। देयर वेयर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड हिम, बहुत सारी मुसीबतें उसको झेलनी पड़ती हैं। पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स। अब क्या क्या मुसीबतें आती हैं, क्योंकि एंड दिस टाइम लेड टू कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए उसको प्रॉब्लम क्या आती है कि उसके एम्पायर में तो लोग अलग अलग तरह के रिलीजन्स को फॉलो करते थे। एनिमल्स वेयर सेक्रीफाइस, वहाँ पे पशुओं की बलि भी दी जाती थी उसके एम्पायर में। तो स्लैब्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड, और वहाँ पे जो नौकर होते थे, जो दास होते थे, उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। तो बिसाइड देयर वर क्वेरल्स इन फैमिलीज़ एंड अमॉन्ग्स्ट नेबर, और इसके अलावा जो परिवार में जो है झगड़े भी होते थे, आपसी झगड़े भी हो जाते थे कभी कभी। तो अशोका फेल्ट इट वाज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, और तो अशोका ने सोचा कि ये जो जितने भी जो चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो पारिवारिक झगड़े हों, चाहे वो पड़ोस में कोई झगड़ा कर रहा हो, और अलग अलग धर्मों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, ठीक है, जो अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं लोग, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी बहस भी हो जाता है, कभी कभी झगड़े भी हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं इसको सॉल्व करना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं राजा हूँ
और मैं अपनी प्रजा के साथ इस तरह का जो है बर्ताव मेरा प्रजा करे वो ठीक नहीं है। तो so he appointed officials known as Dhamma Mahamat who went from place to place teaching people about धम्मा। तो उसने क्या किया, अपने पूरे एम्पायर में कुछ अलग अधिकारियों की नियुक्ति की और उनको धम्म महामात्य के नाम से जाना गया। ये धम्म महामात्य क्या करते थे, पूरे एम्पायर में घूमते थे और वहाँ पे लोगों को समझाते थे धम्म के बारे में। Besides, Ashoka got his masses inscribed on rocks and pillars, instructing his officials to read his masses to those who could not read it themselves। तो और उसने क्या किया, साथ ही साथ बड़े बड़े पिलर्स पे और पत्थर की जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं उस पर अपने मैसेज को जो वो जनता से कहना चाहता था उसको इंस्क्राइब्ड करवाया। और साथ ही साथ अपने ऑफिसर्स को ये भी कहा कि जो लोग इसको पढ़ नहीं सकते हैं उनको ये चीज़ें पढ़ के सुनाओ, उनको बताओ ये मैसेज। Ashoka also sent messengers to spread ideas about Dhamma to other lands such as Syria, Egypt, Greece, and his son Mahendra and daughter Sanghmitra to Sri Lanka। और साथ ही साथ उसने जो है बुद्ध के जो टीचिंग्स थे उसको, उसके जो मैसेज थे उनको अपने देश से बाहर जो है जैसे दूसरे जगहों पे जैसे आपकी सीरिया हो गया, इजिप्ट, ग्रीस, और अपने जो लड़का जो उसका जो पुत्र था महेंद्र और उसकी जो डॉटर थी संघमित्रा, उसको उसने श्रीलंका भी भेजा ताकि जाओ और वहाँ पर धम्म का प्रचार करो, धम्म के बारे में बताओ। ही बिल्ट रोड्स, डग वेल्स एंड बिल्ट रेस्ट हाउसेस। उसने जो है बहुत सारे रोड्स बनवाए, कुएँ बनवाए और आराम गृह भी बनवाए उसने, ऐसे हाउस जहाँ पे लोग जब थक जाते थे रोड पे तो वहाँ पे आराम करते थे, विश्राम गृह आप कह सकते हो। बिसाइड्स ही अरेंज्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। और इसके अलावा उसने मेडिकल ट्रीटमेंट की भी व्यवस्था की, न ही अपने प्रजा के लिए बस, बट उस की प्रजा में जो जानवर भी थे उनके लिए भी, मतलब इंसानों के लिए और साथ साथ जानवरों के लिए भी उसने अस्पताल खुलवाए। अशोकाज मैसेज टू हिज सब्जेक्ट। अब अशोका जो है अपने सब्जेक्ट को क्या मैसेज देता है ये उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पीपुल परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ रिचुअल्स व्हेन दे फॉल इल, when their children get married, when children are born, or when they got on a journey। जो लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे रिचुअल्स को, बहुत सारी प्रथाएं होती हैं हमारे समाज में, हम उन प्रथाओं को फॉलो करते हैं। जैसे जब हम शादी विवाह करते हैं तो उस टाइम पे भी अलग प्रकार की प्रथाएं होती हैं। जब हमारे घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस टाइम पे भी कुछ प्रथाएं होती हैं जिसको हम लोग रिचुअल्स बोलते हैं। जब हम कहीं पे जर्नी करते हैं, कहीं यात्रा करने के लिए जाते हैं तो उस टाइम पे भी कुछ प्रथाओं को हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, आज के डेट में भले ही ये प्रथाएं बंद हो गई हों, लेकिन पहले के समय में ये सारी प्रथाएं होती थीं और आज की डेट में भी होती हैं। हालांकि जो बड़े बड़े शहर हैं, जो सिटीज़ है, वहाँ पे भले ये कुछ कम हो गया हो, लेकिन जो मिडिल फैमिली वर्ग है वो आज भी इन प्रथाओं को करता है। दीज रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल। अशोका कहता है कि ये जो रिचुअल्स हैं ये यूजफुल नहीं हैं। If instead people observe other practices, this would be a more faithful। What are these others practices? वो कहता है कि इनकी जगह पर हम किसी कुछ और प्रैक्टिसेस को करें, कुछ और प्रथाओं को करें तो वो शायद बड़े ही अच्छा होगा, बड़े ही लोग दूसरे लोगों के लिए और अच्छा होगा, उनकी कुछ मदद हो जाएगी। तो ये किन प्रथाओं की बात करता है? वो कहता है कि बीइंग जेंटल विथ स्लैव्स एंड सर्वेंट्स। जो आपके दास हैं, जो आपके नौकर हैं, उनके साथ जेंटल बनिए, उनके साथ अच्छा बर्ताव करिए और अपने से बड़ों का सम्मान करिए। ट्रीटिंग ऑल क्रीचर्स विथ कंपैशन। और सभी जो जीव हैं उनके साथ जो है अच्छे से बर्ताव करिए, उनको किसी भी प्रकार की हानि मत पहुँचाइए। गिविंग गिफ्ट्स टू ब्राह्मण्स एंड मोंक्स। जो ब्राह्मण हैं और जो मोंक्स हैं उनको गिफ्ट दीजिए। इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसिज्म अदर। सबसे बुरा चीज़ क्या है? सबसे बुरा चीज़ ये है कि जब हम अपने रिलीजन्स की प्रशंसा करते हैं और दूसरे के रिलीजन्स की को क्रिटिसाइज़ करते हैं, ये सबसे बुरी चीज़ है। ईच वन
शुड रिस्पेक्ट द अदर्स रिलीजियंस, सभी को एक दूसरे की रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इफ़ वन प्रेजेज वंस ओन रिलीजन वाइल क्रिटिसाइजिंग अदर्स, जब हम अपने रिलीजन्स की प्रशंसा करते हैं और दूसरे के रिलीजन्स की क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो वन इज़ एक्चुअली डूइंग ग्रेटर हार्म टू वंस ओन रिलीजन्स। तो इसमें क्या होता है कि हम अपने स्वयं के रिलीजन्स को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, क्योंकि जैसे ही हम किसी दूसरे की बुराई करते हैं तो हम स्वयं बुरे बन जाते हैं। Therefore, one should try to understand the main ideas of another's religions and respect it। तो इसलिए हमें दूसरे के जो रिलीजन्स उनके आइडियाज़ को समझना चाहिए, उनके जो है कॉन्सेप्ट क्या है उनको भी समझना चाहिए और उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। अब यहाँ पे आपको कुछ लैंग्वेज के कुछ जो है अलग अलग लैंग्वेज के लेटर्स दिखाए गए। जैसे यहाँ पे ये अ है, ये जो ब्राह्मी लिपि थी अर्ली ब्राह्मी, उस टाइम पे अ ऐसे बनता था। अब यहाँ पे देखिए बताया गया कि जो देवनागरी हिंदी है वहाँ पे हम इस तरह से बनाते हैं। बंगाली में आपका कुछ अलग बनता है, ये मलयालम का वर्ड है और ये आपका तमिल का वर्ड है। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में पढ़ा अशोका के बारे में, धम्म के बारे में, ठीक है, इम्पॉर्टेंट सिटीज़ उज्जैन, तक्षशिला और पाटलिपुत्र के बारे में, मेघस्थनीश के बारे में, ठीक है, किंगडम और एम्पायर में क्या डिफरेंसेस होते हैं इसके बारे में, इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, इंस्क्रिप्शंस किस तरह से लिखवाए जाते हैं इसके बारे में। तो आई होप आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बेहतर हुआ होगा। अगर आप मुझसे कुछ और उम्मीद करते हो, कुछ और एक्सपेक्टेशन आपकी हैं, तो कृपया ज़रूर लिखें और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बोला मत करो जब हम पढ़ाते हैं तो।